डोले बिरिछिया के पाती, पवन उत्पाती अंगनवा, फूलवा के कलियन पे डोले भंवरवा, अब बसिया बजावे रामा सझिया सवेरवा, कोहू की आधी राती, पवन उत्पाती अंगनवा। मेरी माँ भी अच्छा गा लेती थी, मेरे पिताजी भी अच्छा गा लेते थे, भाई का भी गला अच्छा, यानी अनुवांशिकता भी कह लीजिए। आपके अंदर बिरहा की कैसे ललक पैदा हुई? जिस परिवार में शादी हुई उस परिवार के लोग बिरहा से लगाव रखते थे। पहले गुरु आपके बिरहा में कौन बने? अपने पति के सानिध्य में हमने गाना शुरू कर दिया। बिरहा में आपको कैसा अनुभव हुआ कि क्या उठा पटक जरूरी है बिरहा में आगे बढ़ने के? हमने ये देखा कि हम अच्छी बात बोलेंगे, अच्छी बिरहा गाएंगे, अच्छा समाज को संदेश देंगे, अपने तरीका से एक औरत होने का मर्यादा बचाते हुए लोगों को हम मनोरंजन देंगे तो पब्लिक हमें स्वयं उठा लेगी। टी सीरीज में आपका जो कैसेट पहला आया वो कब आया था? जैसे मंच पे मनोरंजन बनकर हमने नहीं गाया है, और जब हमने मनोरंजन बन के नहीं गाया है तो ये पुरुष समाज को अच्छा नहीं लगा। बहुजन महापुरुषों के विचारों को आपने गाया, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और इसका क्या रिस्पांस था? बहुजन मूवमेंट के बारे में हमने अपने बचपन से ही, परिवार से ही सीख लिया। आपको किस कवि का सानिध्य मिला जिससे कि आपको अपने हिसाब का बिरहा गाने के लिए वो देते रहे? जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं उनको भी मेरी गीत अच्छी लगेगी, जो बहुजन समाज पार्टी से रिलेटेड है उनको भी अच्छी लगेगी, यानी पार्टी से रिलेटेड होकर हमने कोई गीत ऐसा नहीं गाया। महिलाओं की संख्या बढ़ी बिरहा में जी, लेकिन श्रोता के रूप में महिलाएं गायब हो गई। पहले उस तरीके की गायकी होती थी कि बड़ा छोटा भाई बैठा है तो एक साथ बैठकर लोग सुन सकते। आपकी गायकी का भविष्य क्या दिखता है आपको? 1958 में एक फिल्म आई थी साधना, उसका एक गाना साहिल लुधियानवी ने लिखा था और वो बहुत मशहूर गाना है। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा कुचला मसला, जब जी चाहा दुत्कार दिया। जब औरतें घर की चारदीवारी में होती हैं तब वो पितृसत्ता को अलग तरीके से झेलती हैं। गुलामी उनके जीवन का एक बंधन है जो पितृसत्ता उन्हें हर तरह से उनके ऊपर जकड़ती है, और जब वो बाहर निकलकर काम करने के लिए जाती हैं, अपनी आजीविका खुद कमाती हैं, स्वतंत्र होना चाहती हैं, तो भी पुरुष सत्ता से संघर्ष किए बगैर उनकी जगह मिल पाना असंभव है। बिरहा में जब गायिकाओं का पदार्पण हुआ तो यह एक महत्वपूर्ण घटना थी, ख़ास तौर से इसलिए कि बिरहा में स्त्रियों के स्वर उभर रहे हैं और हो सकता है कि इस बहाने स्त्रियों की दशा, उनकी तकलीफ़ें, उनकी पीड़ाएं, उनके उल्लास और उनकी मांगें वो पैदा होंगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। गायिकाओं की एक कतार और कई पीढ़ियों में फैली हुई एक बड़ी कतार है जिन्होंने अपने अपने दौर में गाना गाया, लेकिन दुर्भाग्य से उन सारे लोगों ने वही कुछ गाया जो पुरुष गाते थे। पुरुषों का ही वर्जन वो गाती थीं और पुरुषों जैसे ही वाक्यों का इस्तेमाल, जुमलों का इस्तेमाल और उसी तरीके के इशारों का इस्तेमाल करती थीं। और धीरे धीरे बाज़ार में इतनी होड़ मच गई, इतनी ज़्यादा प्रतियोगिता बढ़ गई कि तमाम सारी स्त्रियों ने वो जो मर्यादा होती है, एक स्त्री होने की मर्यादा होती है, और एक ख़ास तौर से जेंडर के तौर पर उनको दबाए जाने की जो कसक उनकी होती है, उस पीड़ा को उभारने के बजाय वही सारी चीज़ें उसको कहना शुरू किया जो चीज़ें समाज में विद्यमान थी और जिससे पुरुषों को गुदगुदी होती थी, मज़ा आता था और जिससे उनकी एक ऑडियंस तो बढ़ती थी, लेकिन उन्होंने अपने दौर को पकड़ना उनके लिए संभव नहीं हो पाया। वे उस दौर में पिछड़ गईं और उनकी दौड़ कुल मिलाकर यह था कि किसी तरीके से
पैसा कमाओ, घर बनवाओ, गाड़ी खरीदो, ऐश करो, वो किसी भी तरीके से महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकी। वो स्त्री गायिकाएं वैसी नहीं हो सकी। कुछ महिलाएं गाने में आईं, उन्होंने समाज की चिंताओं से अपने आप को जोड़ा और धीरे धीरे उन्होंने उस मनुवाद की खिलाफत की, उस पुरुष सत्ता की खिलाफत की और पितृसत्ता की खिलाफत भी शुरू की, जिसने महिलाओं को लंबे समय तक, लगभग हजारों साल तक दबाया, उनके श्रम का अवमूल्यन किया, उनके व्यक्तित्व का अवमूल्यन किया, उनके वजूद का अवमूल्यन किया और उनकी सारी इच्छाओं को दबाया। उसके खिलाफ उन्होंने गाया और समाज को एक सूत्र में बांधने का काम करने की दिशा में वो बढ़ी। ऐसी गायिकाएं बहुत नहीं हैं। सरोज त्यागी का नाम बहुत आदर के साथ इस मामले में लिया जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में मिशन की गायकी को महत्व दिया। उन्होंने रैदास, कबीर से लेकर ज्योतिबा फुले, अंबेडकर, सावित्रीबाई फुले जैसे तमाम सारे महापुरुषों को गाया और समाज में तर्कवाद की एक लकीर बनाने की कोशिश की। सरोज सरगम मिर्ज़ापुर की हैं, जिन्होंने इस तरीके के गायन में अपनी जगह बनाई। राजकुमार यादव जो कि आजमगढ़ के हैं, उन्होंने भी इस दिशा में काम किया और अनेक गायक हैं जिन्होंने इस तरह का काम किया। ओम प्रकाश दीवाना भी काफ़ी हद तक पाखंड के विरोध में गा रहे हैं, युवा हैं और उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। बहुजन समाज का वह हिस्सा जो सामाजिक गुलामी की परतों के नीचे था, उसके भीतर से आज़ादी की यह चाह बिरहा के लिए एक बड़ी परिघटना रही है और है। सरोज त्यागी बहुजन समाज की बेटी हैं और बहुजन एकता के लिए, बहुजन समाज की खोई हुई सत्ता की वापसी के लिए वे अपना जीवन समर्पित कर चुकी हैं और उनकी इच्छा है कि समाज में परिवर्तन हो। जो लोग कभी पढ़े नहीं, जो स्कूल नहीं गए, वे स्कूल जाएं, जिनकी भागीदारी नहीं मिली उनको भागीदारी मिले और जो हैव नॉट्स थे वे वेल टू डू हों समाज में। और इस तरीके से समाज जो लगातार दलित बनाया जाता रहा, वह दालित्य से मुक्ति पाए और बराबरी और सम्मान की ज़िंदगी को प्राप्त करे। ऐसी सरोज त्यागी ने काफ़ी हद तक समाज का इसलिए भी विरोध झेला क्योंकि मनुवादी मानसिकता वाले श्रोताओं ने उनको उस तरीके से स्वीकार नहीं किया जैसी स्वीकारोक्ति उनकी उन जगहों पर हुई जहां लोग समाज को बदलना चाहते थे। इसलिए सरोज त्यागी ने इस खतरे को उठाया कि बहुत सीमित ऑडियंस के बावजूद वे अपनी बात कहती रहेंगी और वे अपनी बात को कह रही हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिरहा अगर एक कला है तो एक व्यवसाय भी है। बिरहा का व्यवसाय हजारों करोड़ की अर्थव्यवस्था बन चुका है। उसमें कैसेट कंपनियां, इंटरनेट से लेके आयोजक और तमाम सारे लोग, गायक गायिकाएं वगैरह वगैरह हैं। और जाहिर सी बात है जब कोई व्यक्ति होल टाइमर बिरहिया होगा तो उसको अपनी आजीविका चलाने की चुनौती भी होगी। सरोज त्यागी के सामने भी अपनी आजीविका चलाने की चुनौती है। इसके बावजूद वे अपने लक्ष्य से भटक नहीं पाईं और वे लगातार बेहतर गाने की कोशिश कर रही हैं। आज वे हमारे साथ हैं और हम बात करेंगे कि उनकी बिरहा यात्रा कैसे शुरू हुई, क्यों उन्होंने मिशन की ही गायकी चुनी जबकि दूसरी गायिकाएं तमाम सारे चालू गाने गाकर अच्छा पैसा कमा रही थी, उन्होंने क्यों अपनी राह ऐसे बनाई। और अब जबकि समाज में प्रतिगामी ताकतों का बोलबाला है, वैसे में उनकी गायकी किस मुकाम पर है, उनको किस तरह के संकटों का सामना करना पड़ रहा है। सरोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी हमें देख रहे हैं उन सबका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, साधुवाद करती हूँ। आप अपनी तरह की गायकी में एक लोकप्रिय चेहरा हैं और आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सम्मान से आपको मानते हैं, जानते हैं, याद करते हैं जी। लेकिन आपकी ज़िंदगी की जो डिटेलिंग है जी, वो बहुत सारी नहीं है लोगों के पास। तो
और हम जो काम कर रहे हैं उसमें यह है कि लोगों का जीवन संघर्ष भी उनकी रचनात्मक यात्रा में शामिल किया जाए। जी। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आपका जन्म कब और कहाँ हुआ और आपका परिवार कैसा था? जी सर जी, मेरा जन्म रुद्रपुर विधानसभा में देवरिया डिस्ट्रिक्ट में एक गांव में हुआ, जिस गांव का नाम है देवकली जयरा। और मेरा परिवार छोटा परिवार रहा है, जिसमें हमारे पिताजी वो सरकारी अधिकारी थे, हमारी माताजी टीचर थी और एक भाई और एक बहन। ऐसे छोटे परिवार में मेरा जन्म हुआ है। और वहीं से अब बात समझ ही सकते हैं, पढ़ाई लिखाई मेरा गांव से ही शुरू हुआ है। कब जन्म हुआ आपका? हमारा जन्म डेट तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन वही सन 77 में हुआ था। 1977 की पैदाइश हैं आप? हाँ ठीक है, अच्छी बात है। डेट बहुत से लोगों का नहीं याद रहता। ये मुझे बताइए कि आपकी पढ़ाई लिखाई फिर कैसे हुई और कहाँ तक हुई? देखिए, हमारी पढ़ाई लिखाई की शुरुआत तो गांव से 3-4 किलोमीटर दूर विद्यालय रहा। उस विद्यालय में हमने पढ़ा और वहीं से गायन जो क्रिया है, संगीत से हमने शिक्षा लेना शुरू किया। हमने संगीत पढ़ा है। अच्छा। तो जब हमने संगीत से शिक्षा लेना स्टार्ट किया तो गाने बजाने की रुचि बढ़ ही गई। संगीत में कौन सी डिग्री आपने ली? प्रभाकर की डिग्री। तो क्या संगीत में तो बहुत सारे उसके वो होते हैं अंग, गायन भी है, वादन भी है? नहीं, केवल गायन में है। गायन। तो गायन में क्या मैंने सुगम उपशास्त्री? जी। अच्छा। तो उस समय जब शुरुआत हो रही थी तो आप किस तरह के गा रही थी, किस तरह के गाने? जैसे और विद्यालय में जैसे कोई कार्यक्रम फंक्शन चलता था तो उस हिसाब से हमारा गाना बजाना चलता था। और संजोग से मेरे परिवार वाले, मेरी माँ भी अच्छा गा लेती थी, मेरे पिताजी भी अच्छा गा लेते थे, भाई का भी गला अच्छा, यानी अनुवांशिकता भी कह लीजिए कि अनुवांशिकता लक्षण मेरे अंदर था। और स्कूल में संगीत से हमने पढ़ा, उसमें प्रभाकर की डिग्री लिया और वहीं से गाने बजाने का मन में शौक हो गया। अच्छा। तो जब बिरहा की तरफ रुझान आपका बना तो क्या वजह है कि बिरहा जैसी ठेठ चीज़ जो कि पुरुषों द्वारा गाया जा रहा था और उनका वर्चस्व भी था, जी। 2-3 महिलाएं भी उसमें आ चुकी थी और वो भी पुरुषों वाला ही गाना गा रही थी। जी। पुरुषों के ही तरीके से वो जुमले कसती थी, पुरुषों के ही तरीके से लोगों को मजाक का पात्र बनाती थी या कुछ कहती थी, लेकिन उनमें स्त्रियोचित बहुत कुछ नहीं था। जी। तो आपके अंदर बिरहा की कैसे ललक पैदा हुई? देखिए, बिरहा का ललक पैदा तो मायके से नहीं हुआ, क्योंकि हमारे मायके के लोग बिरहा से कोई लगाव नहीं था। अच्छा। जब हमारी शादी हो गई, जिस परिवार में शादी हुई, तो उस परिवार के लोग बिरहा से लगाव रखते थे। लगाव ही नहीं रखते थे, पूरा परिवार यानी गायक था। क्या क्या? जैसे हमारे ससुर जी हैं तो वो भी बिरहा गाते थे। क्या नाम था उनका? बालेश्वर प्रसाद। अच्छा जी। और उनको पंडित भी कहा जाता था। अच्छा। यानी पंडित बालेश्वर प्रसाद। तो वो भी बिरहा गाते थे। हमारे एक जेठ जी हैं, भसुर जिनको कहा जाता है, और वो फायर ब्रिगेड में दरोगा हैं वर्तमान में, वो भी बिरहा गाते थे। अच्छा। हाँ, मेरे छोटे देवर हैं, वो भी बिरहा गाते थे, यानी, और जिनसे मेरी शादी हुई वो भी बिरहा गाते थे। अच्छा। तो जब मैं ऐसे परिवार में आई तब बिरहा के बारे में हमने सब कुछ जाना। तो उसमें परिवार में सारे पुरुष ही गाते थे, महिलाएं भी गाती थी? महिलाएं नहीं गाती थी। पहली महिला आप हैं जिन्होंने गाना शुरू किया, तो उन्होंने कैसे इजाज़त दे दी आपको? अब देखिए, इजाज़त क्या, ये लोग भी जानते थे कि बचपन से मेरा गाना बजाना में रुझान है, संगीत से हमने डिग्री लिया है। अच्छा। गाना बजाना मेरा शौक है। तो जिस परिवार में लोग बिरहा गाते हैं तो बिरहा का जब कदर समझते हैं तो वो लोग तो मना करेंगे नहीं। यानी ससुराल से किसी का वो विरोध नहीं हुआ कि नहीं आप नहीं गाएंगे जी। तो अपने पति के सानिध्य में हमने गाना शुरू कर दिया। अच्छा। तो पहले गुरु आपके बिरहा में कौन बने? बिरहा में तो देखा जाए तो मेरे पति ही गुरु है। अच्छा। और किस अखाड़े में आप गई? तो गणेश अखाड़े से हमारे पति गाते थे और उसी गणेश अखाड़ा से हमने भी गाना स्टार्ट किया। अच्छा अच्छा। तो गणेश अखाड़े में किसका लिखा आपने बिरहा गाया कुछ समय तक? देखिए, शुरुआत में तो हमने कई लोगों का गीत गाया, जैसे श्रवण कवि हुए, श्रवण कुमार पांडे। हाँ, श्रवण कुमार पांडे, अनपढ़ कवि, तो उनकी गीत गाई। और कुछ
जैसे रिकॉर्डिंग बजती है उसको लेके गाया। यानी शुरू में मान लीजिए हमारे ससुराल के लोग गणेश अखाड़े से रिलेटेड नहीं थे, तो जब हमने गणेश अखाड़ा से गाना शुरू किया तो गाना चाहिए ही, तो थोड़ा सा गीत के लिए हमें परेशानी हुई। जैसे जब कोई व्यक्ति किसी विधा में आगे बढ़ता है जी, तब उसको पता लगता है कि इसमें आगे बढ़ने के लिए काफ़ी जोड़ जुगत की ज़रूरत होती है, जोड़ तोड़ की ज़रूरत होती है, उठा पटक की ज़रूरत होती है। जी। तो बिरहा में आपको कैसा अनुभव हुआ कि क्या उठा पटक जरूरी है बिरहा में आगे बढ़ने के लिए? देखिए, बिरहा में आगे बढ़ने के लिए पहले बात तो अगर जो बिरहा हमें गाना है, आगे बढ़ना है, तो पहले जो बिरहा सुनते हैं लोग, जहाँ हम बिरहा गाते हैं जो लोग सुनते हैं, उनको हमको अपने तरफ आकर्षित करना है कि मेरी बात, मेरी गीत, चाहे जो कुछ भी मैं प्रदर्शन कर रही हूँ उन लोगों को अच्छा लगे जी। तो इस तरीक़ा से हमने बिरहा को गाया कि हम ज़्यादा जैसे डबल कार्यक्रम होता है तो बगल के मंच पे जेंट्स कलाकार हैं या महिला कलाकार हैं, तो बिरहा में भी ऐसा होता है ना कि कहा सुनी होता है, हंसी मजाक होता है, एक मनोरंजन का दायरा दिया जाता है। हमने उस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया। हमने ये देखा कि हम अच्छी बात बोलेंगे, अच्छी बिरहा गाएंगे, अच्छा समाज को संदेश देंगे, अपने तरीक़ा से एक औरत होने का मर्यादा बचाते हुए लोगों को हम मनोरंजन देंगे तो पब्लिक हमें स्वयं उठा लेगी। यही मेरा सोच रहा है। वो समय जो था, वो समय कई तरह के विकल्प पेश करने वाला समय था जी। जैसे कैसेट वगैरह का भी ज़माना बीत गया था और अब दूसरे विधाओं में सीडी आने लगी थी, सीडी में बिरहा आ गया। फिर उसके बाद ये क्या बोलते हैं पेन ड्राइव में बिरहा आ गया, फिर उसके बाद इंटरनेट पर बिरहा आ गया। मैंने विकल्पों की एक पूरी जो सीरीज है वो हमारे सामने थी और बिरहा गायक की ताकत उसके मंच पर होती है। लेकिन मंच पर जो ताकत का ज़माना था वो आपके आते आते लगभग जो है ख़त्म हो चुका था। मंच पर लोग अपना ताकत नहीं दिखा रहे थे, दूसरे विकल्पों पर उनका जोर था कि कैसेट बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, तमाम सारी चीज़ें उसी में वो दिखाई पड़ते थे जी। मंच की ताकत कि मंच पर हजारों लोगों के, लाखों लोगों के सामने बिरहा हो रहा है जी। ये धीरे धीरे ख़त्म हो गया जी। तो आपको क्या लगा कि मंच पर जो अपनी ताकत दिखाने का, अपनी गायकी का जलवा दिखाने का जो मौका है वो कितना मिला और कितना संतुष्ट हो पाई उससे? देखिए, जब हम मंच की बात कर रहे हूँ तो हमने जब बिरहा खूब जोरों शोरों पे जब बिरहा चल रहा था तो उस समय हमने मंच पे तो अपना पावर खूब दिखाया। इतना पावर दिखाया कि एक एक मंच पे 7 साल, 8 साल, 10-10 साल हमने गाया। और बिरहा कराने वाले लोग ये कहते थे कि जब तक आप इस मंच से, आपको पब्लिक ये नहीं कह देगी कि सरोज त्यागी को बदला जाए, तब तक हम लोग नहीं बदलेंगे। अच्छा। मंच पे तो हमने पावर दिखाया, लेकिन रही बात ये सोशल मीडिया का, जो जैसे कैसेट कराना, ये टी सीरीज वगैरह जाना, तो उसमें हमें मौका तो मिला जाने का। लेकिन अब यूँ कह लीजिए कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। ये टी सीरीज में आपका जो कैसेट पहला आया वो कब आया था? टी सीरीज में मैं सन 2004 में गई थी। अच्छा, तो कौन कौन से कैसेट निकले थे? तो टी सीरीज में मेरा बिरहा हुआ था। तो एक तो रामदेव गुरु के जो बेटे थे पप्पू लाल यादव, उनके साथ हुआ। फिर ये विजय लाल यादव जी, उनके साथ हुआ। उसके बाद कई लोग गीतें भी आई टी सीरीज के माध्यम से। उसके बाद दोबारा टी सीरीज में जाने का मौका नहीं मिला। अच्छा, मैंने जबकि मिलना चाहिए था क्योंकि जब हम टी सीरीज में गा रहे थे तो वहाँ के सब लोग बहुत मेरे गायकी से खुश थे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो दोबारा मौका मिलना चाहिए था। जी। लेकिन नहीं। लेकिन ये क्या जोड़ तोड़ की वजह से हुआ कि आपको वहाँ से बाहर कर दिया गया? अब इसको हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं हमें बाहर कर दिया गया कि क्या कर दिया गया, लेकिन ये हम जानते हैं कि हमें दोबारा मौका नहीं मिला, हमें मिलना चाहिए था। आप तो उसके बाद महुआ चैनल की सीरीज में भी गई? जी। उसके बाद 2008 में महुआ चैनल में भी। अच्छा, तो वहाँ क्या स्थिति थी आपकी? वहाँ भी स्थिति अच्छी रही। हमने गाया, मेरे गीतों को बहुत सराहा गया कि नहीं सरोज त्यागी बिरहा गाती हैं तो बिरहा के माध्यम से समाज को कुछ न कुछ सीख मिलता है, संदेश मिलता है। ऐसा हमें रिस्पांस वहाँ से मिला। जी हाँ। आमतौर पर ये माना जाता है कि गायिकाएं
गायकों के कंधे पर जी सवार होकर आगे बढ़ी। जी इसमें जो दम है इस बात में, इसको साबित करने का काम महिलाएं ही करेंगी, हमको नहीं पता, हमने सुनी सुनाई बातें जी की जी आपके सामने। और कंधे पर वही चढ़ने देगा जिसकी पीठ सहलाई जाएगी। जी, ये भी राइट है। तो क्या आपको जो जगह मिली उसके पीछे ये वजहें थी, या आपको बाहर कर दिया गया उसके पीछे ये वजहें नहीं थी, क्या था? नहीं, देखिए सर, ये आपका सवाल तो बहुत समझ लीजिए कि सही तरीका से आप सवाल उठाया है, लेकिन इसका जवाब देना आसान नहीं है। लेकिन अगर सच पूछिए तो मेरे साथ वही हुआ है कि हम किसी की चाटुकारिता करके हम बिरहा नहीं गाए। किसी की चाटुकारिता करके, जी हजूरी करके हम बिरहा नहीं गाए। हम अपने अंदर भी एक क्वालिटी देखते थे कि नहीं, हमारे अंदर वो क्वालिटी है कि हम अपने बल पे बिरहा गा लेंगे, समाज हमें गवाएगा और हम गाएंगे। किसी की चाटुकारिता हमने नहीं किया जिसका हमें नुकसान भोगना पड़ा है। जिसका नुकसान हमें भोगना पड़ा है कि जिसके वजह से जैसे कार्यक्रम कम आना, पुरुष कलाकारों द्वारा कार्यक्रम कम आना। अब इसको हम कैसे कहें, अब ये कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, मेरी बात को आप समझ सकते हैं। जी, सारे दर्शक समझेंगे इस चीज़ को, और बहुत सारी चीज़ें, इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो, राज रहने दो। तो सरोज जी, जिस जैसे मंच पे मनोरंजन बनकर हमने नहीं गाया है, और जब हमने मनोरंजन बन के नहीं गाया है तो ये पुरुष समाज को अच्छा नहीं लगा है। जैसे आमतौर पर कलाकारों ने अपने को लोकप्रिय बनाने का एक रास्ता ये बनाया कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक हंसेगी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसको आनंद मिलेगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसको गुदगुदी होगी, उतना ही ज़्यादा हमको पैसा मिलेगा। ये गलत बात है। तो ये कलाकारों की सोच है, हाँ, कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को तो पब्लिक को मनोरंजन देने का कई तरीका है। पब्लिक के सामने आप नंगा होकर खड़े हो जाएंगे तो पब्लिक को तो और अच्छा लगेगा, तो उसमें मान सम्मान मर्यादा नहीं है। पब्लिक को मनोरंजन देने के लिए बहुत सारे तरीके हैं कि एक सामाजिक तौर पे एक मर्यादित ढंग से पब्लिक को हंसा दिया जाए, गुदगुदा दिया जाए, उसको मनोरंजन भी मिल जाए। लेकिन बिरहा में पब्लिक को मनोरंजन देने के लिए बहुत निचले स्तर तक लोग गिर जा रहे हैं, जो कि मेरे समझ से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप जिस कारण से बाद में जानी गई जी, वो है पारंपरिक जो गायकी का चलन था जी, उससे अलग होकर, और उसमें इस देश के जो बहुजन महापुरुष हैं, जी, जी, उनकी ज़िंदगी और उनके विचारों से अपने आप को जोड़कर गाने को लेकर आप जानी जाती हैं। जी। आपसे कुछ पीढ़ी पहले नसूरी यादव जैसा कद्दावर गायक जी, बिरहा जगत में हुआ, जी, जिसने एक तरह से पूरी चेतना को हिलाकर रख दिया, जी, और बहुत सारी चीज़ें थीं। वे स्वयं धरती की ही उपज थे, मिट्टी की ही भाषा समझते थे, और उनका अपना एक भदेश स्वरूप भी था। लेकिन उन्होंने काफ़ी हद तक लोगों को दूसरी धारा की तरफ सोचने को मजबूर किया। उनके भीतर जो सुनकर मान लेने की प्रवृत्ति थी उस पर उन्होंने बहुत कसकर प्रहार किया और कहा कि इसको तर्क से देखो। तो ये एक चीज़ थी। तो आप जब आई इस तरफ, जब महापुरुषों के विचारों को आपने गाया, बहुजन महापुरुषों के विचारों को आपने गाया, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और इसका क्या रिस्पांस था? देखिए सर, आपने जो क्वेश्चन किया है बिल्कुल सही किया है। पहली बात तो ये जान लीजिए कि बहुजन मूवमेंट के बारे में हमने अपने बचपन से ही, परिवार से ही सीख लिया, क्योंकि उसी परिवार में मेरा पैदाइश है। हमारी माँ जब इंस्पायर हुई तो हमारे पिताजी ने सारे मनुवाद के जो भी तौर तरीके थे उसको त्याग दिया, समाज को एक संदेश दिया कि नहीं, देखिए ये सब ढोंग, आडंबर, पाखंडवाद से कुछ नहीं होता है, सच्चाई यही होता है। वहाँ से तो मिला ही मिला। और उसके बाद 2002 से हमने बहुजन मंच को गाना शुरू किया।
इधर तो बिरहा का कार्यक्रम चल ही रहा था, इधर बहुजन मूवमेंट से हम 2002 से ही गाना बजाना शुरू किया, बड़े बड़े मंचों पे जाना शुरू किया, बड़े बड़े नेताओं को सुनना शुरू किया। अरे भाई कुछ लोग बताते हैं तो कुछ सीखते भी तो हैं। जी जी। तो मान लीजिए कि मंच पे बड़े बड़े नेता लोग आए, बहुजन के बारे में, बहुजन मूवमेंट के बारे में, महापुरुषों के बारे में बोलना बतियाना, उसका भी तो असर पड़ने लगा मेरे ऊपर। तो फिर मेरे मन में आया कि इस अभियान को क्यों ना बहुत तेज़ी से चलाया जाए। हाँ, तो हमने मंच के माध्यम से तो खूब चलाया, उसके बाद बहुत दूर दूर तक आना जाना हुआ। फिर 2018 से मैं नेट पे आ गई। तो मैं जब 2018 में नेट पे आ गई तो मेरा पूरा और विस्तार हो गया। तो अब बहुजन मूवमेंट के कार्यक्रम में हम जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, आपका यूपी, इन सारे मंचों पे जाकर अपने बहुजन मूवमेंट पे काम किया, अपने महापुरुषों को बताना शुरू किया। उसके बाद आप देख ही रहे हैं यूट्यूब पे जो मेरा मनुवाद मुक्ति चैनल है, उस चैनल के माध्यम से सैकड़ों सामाजिक परिवर्तन की गीतें हैं। तो जब ये सब हम गाना स्टार्ट किए तो ये जो बिरहा विधा है, बिरहा के कलाकारों को एक अच्छा मौका मिल गया र्यूमर फैलाने के लिए। लोगों ने मुझे बिरहा के लिस्ट से निकालने का एक बहाना मिल गया कि जैसे अब कोई बिरहा गाने के लिए कार्यक्रम देने के लिए सोच रहा है, बुला रहा है कि नहीं प्रोफेसर सरोज त्यागी जी को बुलाया जाए, उनसे गवाया जाए। तो अब कहीं भी बिरहा गाने जाएंगे तो किसी जेंट्स के साथ ही जाएंगे या किसी महिला कलाकार के साथ जाएंगे, क्योंकि ये डबल होता है। तो ये कलाकारों ने र्यूमर फैलाना शुरू कर दिया है कि नहीं, अब सरोज त्यागी तो बिरहा नहीं गा रही हैं, वो तो केवल अम्बेडकर बात गाती हैं, अम्बेडकर वाद के मंचों पे जाती हैं, अब वो मिशन गा रही हैं, जो कि ऐसा सही नहीं है। ये लोग गलत र्यूमर फैला रहे हैं। हम बिरहा तब भी गा रहे थे और आज भी बिरहा गा रहे हैं। फर्क इतना ही है कि मैं मनुवाद को बढ़ावा नहीं देती हूँ, उसका बढ़ावा नहीं देती हूँ जो हमारे हित में जो होता है, जो हमारे बहुजन महापुरुष हैं उनके बारे में मेरा ये विचार है, मेरा ये सोच है कि जैसे हम अपने दरवाजे पे किसी दूसरे के पूर्वज का जो बखान करते थे, अच्छा जो कलाकार कर रहे हैं वही काम अपने पूर्वजों के बारे में बोले जी। तो अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि किसी को नहीं आता है, लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी है कि अब ये लोग र्यूमर फैलाना शुरू कर दिए कि नहीं सरोज त्यागी तो बिरहा ही नहीं गाती हैं। तो इससे सीधा मतलब ये होता है कि लोग हमसे गाना नहीं चाहते हैं। ये ऐसा क्या लगता है आपको, कौन सी चीज़ होगी जिसको जो उनके लिए असुविधाजनक होगी? जैसे आपके लिए उनका गाना असुविधाजनक था क्योंकि वो न केवल मनोरंजन था बल्कि फुहड़ मनोरंजन की हद तक पहुंच रहा था वो सब कुछ, तो आपके लिए उसमें खड़े रह पाना भी असुविधाजनक आपके लिए भी था। और जब तार्किक तरीके से आप गाती हैं जी तो उनके लिए भी असुविधाजनक था। अब होता है तभी। तो मेरा ख्याल है कि दो विरोधी विचार जो है टकराए और उसमें जाहिर सी बात है जब एक विरोधी विचार अपनी वैचारिक कमियों को जान जाता है कि उसकी वैचारिक कमी यह है कि वो लोगों को मीठी गोली देकर नींद में सुला रहा है, तब वह गलत बातों का भी सहारा लेकर जीत जाता है, जैसा कि हुआ। र्यूमर फैलाना तो इसी का द्योतक है। एक बड़ा संकट ये है कि ज़्यादातर जो बिरहा के कवि हैं वे भी स्वशिक्षित ही रहे हैं, जोड़ तोड़ करके लाइनें जोड़ना और जुमले तैयार करना और फिर इस तरह से करना। बहुत कद्दावर कवि भी उसमें हुए, लेकिन ज़्यादातर कवि इस तरह के नहीं थे, सब स्वशिक्षित थे जी। तो आपको किस कवि का सानिध्य मिला जिससे कि आपको अपने हिसाब का बिरहा गाने के लिए वो देते रहे? देखिए, बिरहा जब हम गाना शुरू किए तो हमने आपको पहले ही बताया कि हमें कुछ गीतें श्रवण पांडे यानी कवि श्रवण जी से गीत मिला, कुछ इधर उधर से लेकर गाए। तो तब तक तो मान लीजिए कि बिरहा का जो विधा था उस हिसाब से हमने गाया बजाया, उसमें भी धमाल किया हमने। लेकिन जब हमें ये बदलाव की तरफ जब हम अपना मूवमेंट किया और तब ये जो हमें राइटर मिले बलिया के जो संतोष यादव कवि जी हैं, उनका हमारा साथ मिला। जब से उनका हमारा साथ मिला तब से एक बढ़िया बढ़िया बिरहा, जैसे कालिदास का बिरहा लिखे, राजा भोज का बिरहा लिखे, ये तमाम बहुत ऊंची ऊंची कहानियों को लेकर जो समाज को सीख मिलता है। बिरहा में इंग्लिश डालना, उसमें वो क्या बोलते हैं वावेल साउंड पे जो होता है, जैसे मान लीजिए उन्होंने लिख दिया कि ऑलरेडी डेंजर दिस प्राउड गिविंग ऑलवेज डिफिकल्टी,
एनर्जी मूवमेंट टू फिनिश नॉट ग्रेटिंग रॉयल्टी, इंटरफियर हर्ट द हाउस आउटवर्ड टू 420, यूनिवर्स इन लिविंग हैप्पीनेस, मनी डिविड 50-50, यानी तमाम कठिन कठिन शब्दों का उन्होंने मैंने हाँ इसमें भी एक विचार है जी कि सामाजिक बराबरी का विचार है, आर्थिक बराबरी का विचार है, लेकिन टेक्निक उन्होंने नई इस्तेमाल की। मैं ये जानना चाहता नहीं, हूँ। हम वही बता रहे हैं। उसके बाद जो जैसे मेरे मन की भावना है कि नहीं हमें ऐसी गीत चाहिए, इस विचारधारा पे हमें गीत चाहिए, तो जो मेरे राइटर हैं संतोष कवि यादव जी, वो पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा हैं, बीएससी किए हुए हैं, बीएससी के हो रहे हैं छात्र, लेकिन समझ लीजिए पॉलिटिकल चाहे जो कुछ भी देश दुनिया में क्या हो रहा है वो उनको बहुत अच्छी जानकारी है। और जब जिसके पास जानकारी होती है तो लिखता भी बढ़िया है, तो बहुत बढ़िया लिखते गए और हम गाते गए। जो कि इस समय जो यूट्यूब पे मेरी जितनी गीतें चल रही हैं वो सारे वो संतोष कवि यादव जी की लिखी हुई है। अच्छा, तमाम सारे जो बिरहिए हैं वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे के हिसाब से गाते रहे जी। आप किस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी? देखिए, शुरुआत तो मेरा बहुजन समाज पार्टी से हुआ। अच्छा। हाँ, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी में तो हम गाते थे, लेकिन जब मुझे ये बोध हुआ कि बहुजन समाज पार्टी हटा दीजिए, तो बहुजन मतलब ये जितना 85% लोग हैं, तो हम इस तरीके से सबके लिए गाना स्टार्ट किए। हम किसी हमारी जो जितनी गीतें यूट्यूब पे हैं, हम आप देखेंगे किसी पार्टी से अटैचमेंट गीतें नहीं हैं, उसमें जागरूकता है, यानी हम सब समाज के लिए। और जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं उनको भी मेरी गीत अच्छी लगेगी, जो बहुजन समाज पार्टी से रिलेटेड है उनको भी अच्छी लगेगी, यानी पार्टी से रिलेटेड होकर हमने कोई गीत ऐसा नहीं गाया। मैंने पार्टी से स्वतंत्र होकर आपने वैचारिक तौर पर जी, वैचारिक तरीके हमें, मेरा ये लक्ष्य है कि ये मेरा बहुजन जगे, मेरा बहुजन समझे और मेरा बहुजन बहुत तेजी से आगे निकले। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए सरोज जी, कि एक महिला होने के नाते जी आप जो समाज में देख रही हैं महिलाओं की पीड़ा, जी, वो क्या पीड़ाएं हैं उनकी? देखिए, समाज में महिलाओं की तो बहुत पीड़ा है, ठीक ना, लेकिन हमने समाज में महिलाओं के प्रति आवाज़ भी उठाया है। महिलाओं के लिए जी। जैसे मेरे सामने किसी महिला के साथ अगर पुरुष शोषण कर रहा है या परिवार के लोग कर रहे हैं, तो वहाँ भी हमने आवाज़ उठाया है। और गीत के माध्यम से भी हमने महिलाओं के लिए संदेश दिया है। जैसे एक हमने गीत गाया कि फैशनवा की लहर में, यानी आज के फैशन के दौर में महिलाएं अपने आप को नहीं समझ पा रही हैं कि हमें कहाँ तक जाना है और कहाँ तक नहीं जाना चाहिए, यानी फैशन में पागल होकर अपने आप को गर्त में गिराती जा रही हैं लोग, जो आज की नई पीढ़ियां हैं। तो पहनावे ओढ़ावे पे, फैशन पे भी हमने गीत गाया। और महिला का अगर पीड़ा को गाने के लिए आप पूछ रहे हैं, तो जो नंगेली नाम की जो महिला थी, केरल वाली जो उस समय स्तन कर खाने का जो वो था, जो जिसको ढकना है तो उसको कर देना पड़ेगा, नंगेली ने अपना स्तन को ही काट दिया। इस सब सारे बातों को हमने अपने गीत के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से रखा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, बिरहा में महिलाएं हैं और महिलाओं की अपनी जो अगर देखा जाए तो उनकी कोई आवाज़ नहीं है बिरहा में जी, वो जैसे तैसे हैं जी। उनकी स्थिति पर आपको क्या कहना जरूरी लगता है? देखिए, उन लोगों की स्थिति के बारे में मैं क्या कहूँ, और आपकी सहेलियां हैं नहीं, देखिए हम कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन हम नहीं कहेंगे ना, जिनके लिए कहेंगे उन्हीं को बुरा लग जाएगा। अब तो बिरहा में एक सीधा सा एक लोग बोल दे रहे हैं कि नाचे गावे तोरे तान वही कराखे दुनिया मान। हाँ, ऐसे सबके मुंह से आप सुनते होंगे, लेकिन जो लोग कहते हैं उनको ये नहीं पता है कि ये भाषा, ये लाइनें किसके लिए कहा गया है। पहले अच्छा, नाचे के लवंडन खातिर कहाई रही बात कि नाचे गावे तोरे तान वही कराखे दुनिया मान। तो बिरहा जगत में चाहे हम हैं चाहे हमारी तमाम महिलाएं हैं, तो हम नाच के लवंडा थोड़ी ना है। हमारा एक मर्यादा है, एक सामाजिक तौर पे हमारा एक सम्मान है, हम समाज को एक संदेश दे रहे हैं। तो हम ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और हम चाहेंगे लोग ऐसे शब्द का प्रयोग न करें। महिलाएं आमतौर पर जो गाने में हैं, बिरहा में हैं, जब उनके पतियों का जिक्र आता है तो बड़े दबे मन से करती हैं उनका जिक्र। अब भाई, वो उनकी मजबूरी है, अपने पतियों के बारे में क्यों नहीं समाज में ऐसा क्या हमने है? तो ऐसा नहीं कुछ किया है,
हमने तो अपने पूरे परिवार का फुल परिचय दिया है। हमारे पति हैं, उनका सहयोग मिला है। हमारे पति अगर देखा जाए तो बिरहा जगत के वो गुरु हैं, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में हमने बिरहा में कदम डाला है। उसके बाद तो हमें तमाम गुरु लोग मिले, तमाम लोग बताने वाले मिले, सिखाने, लेकिन अगर देखा जाए तो पहला वर्चस्व तो हमारे पति को ही जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये मुझे बताइए, एक बड़ा ज़रूरी सवाल है जो मैं चाहता हूँ कि उसका जवाब आप भी दें, अगर नहीं है तो उसका ढूंढने का प्रयास करें। जी बताइए। कि महिलाओं की संख्या बढ़ी बिरहा में जी, लेकिन श्रोता के रूप में महिलाएं गायब हो गई। अब महिलाएं कभी सुनती नहीं, जबकि मैंने कई बार देखा है राम कैलाश जी के गायन के दौरान महिलाएं बैठी रहती थीं, और कई बुल्लू, हीरा जी, ये सब लोग जब गाते थे, रामदेव जी जब गाते थे, तो महिलाएं एक रो उनकी भी होती थी। जी, नहीं कुछ तो छतों पर महिलाएं बिरहा सुनती थीं। लेकिन अब जैसे जैसे महिलाएं बढ़ी हैं, महिलाएं गायब हो गई। उसके पीछे क्या वजह? देखिए, अगर महिलाओं के बारे में हम कुछ कहें तो ये जो जितनी हमारी महिलाएं गा रही हैं या सीख रही हैं, उन लोगों को शायद अच्छा नहीं लगेगा। आपने सवाल किया कि जब पुरुष वर्ग गा रहे थे तो महिलाओं का आना बहुत तेज़ था, लोग बैठ के सुनती थी। ऐसा हमने भी देखा है, मेरे भी साथ ऐसा हुआ है कि इधर महिलाएं बैठेंगी, इधर पुरुष समाज बैठेगा, सब लोग बैठकर सुनेंगे। तो पहले उस तरीके की गायकी होती थी कि बड़ा छोटा भाई बैठा है तो एक साथ बैठकर लोग सुन सकते थे। ये छोटे भाई को नहीं बुरा लगेगा कि भैया बैठे हैं, चाहे भैया को नहीं बुरा लगेगा कि मेरा छोटा भाई बैठा है, चाहे मेरे पिता बैठे हैं। इस तरीक़ा से रामदेव गुरु, बुल्लू गुरु, ये जो तमाम लोग जो हमारे पुराने अब पूर्वज जो लोग कहे जाएंगे, वो लोग गाते थे, महिलाएं आती थी। अब महिलाओं की संख्या कम हो गई है। मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूँगी कि मैं गई थी वहाँ बंगाल में, मंच लगता है, बहुत अच्छा मंच है, मैं पूरा नहीं उसका एड्रेस भूल रहा है। वहाँ JK नगर में कार्यक्रम होता है जन्माष्टमी में। जी जी। तो हम गए थे। जब कार्यक्रम जब मेरा ख़त्म हुआ तो शुरू में कमेटी के लोगों ने मुझसे ये कहा कि त्यागी जी, हम लोगों को विश्वास नहीं था कि इतना बढ़िया कार्यक्रम बिरहा का होगा, क्योंकि पहले बिरहा होता था तो महिलाएं आती थी, लेकिन जब बाद में बिरहा जब हम लोग इस मंच पे लगे कराने तो सारी महिलाएं हमारे महफिल से ख़त्म हो गई। जो कि आपने देखा है कि महिलाओं का संख्या नहीं था। लेकिन आपकी गीत सुनकर ये लग रहा है कि अगर आप जैसे कलाकार अगर जो मंच पे गाएं तो पुनः महिलाओं का आना शुरू हो जाएगा। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। लेकिन हम तो अभी इस समय मेरा वो हाल चल रहा है कि लोग महिलाओं को जागरूक करने के लिए हमें बुला रहे हैं। झारखंड से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, दूर दूर से लोग ये कह के बुलाते हैं कि त्यागी जी आप आएंगी तो महिलाओं में बहुत जागरूकता हो। और बकिया जो आप कह रहे हैं कि जब महिलाएं बिरहा जगत में बढ़ने लगी तो महिलाएं कम हो गई, आना बंद कर दी, तो इसका साफ रीजन, साफ इसका रीजन यह है कि अश्लीलता। मंच पे अश्लीलता, इतना अश्लीलता हो रहा है मंच पे। मनोरंजन का क्या हम पब्लिक को मनोरंजन दे रहे हैं, तो पब्लिक को मनोरंजन के देने के चक्कर में अब कलाकारों को या महिला कलाकारों को ये सोचना होगा कि हम भी महिला हैं, लेकिन हमें सुनने के लिए महिलाएं क्यों नहीं आ रही हैं। तो उसमें बदलाव करना होगा। तो अब लोग करेंगी कि नहीं करेंगी, अब मैं भाई दूसरे की मर्जी की तो बात कर नहीं सकती हूँ, जो कि करना चाहिए, क्योंकि हम महिला हैं तो हम गा रहे हैं, तो हमको सुनने के लिए महिलाओं की संख्या बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि जब कार्यक्रम होता है, एक पुरुष और एक महिला गायक और गायिका जी जब मंच पर होते हैं, तो अगर पुरुष जो जुमलेबाजी कर रहा है जी और महिला जो है उसका जवाब न दे, जी, वो अपना गाना शुरू करे जी और गाने के रिदम और उसके प्रस्तुतिकरण को इतना भव्य बना दे जी कि उसको इग्नोर कर दे पूरी तरह से उसकी कही हुई बात को, जी, तो अगली बार शायद पुरुषों की हिम्मत न पड़े, गायकों की हिम्मत न पड़े। बिल्कुल सही किया है। लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ जुमला कसा तो महिला को भी उस जुमले का जवाब देना अनिवार्य, उसको लगता है कि देखिए वो पुरुष ने जुमला कसा तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उसके जवाब में महिला को भी जुमला कसना ज़रूरी है। लेकिन
अब क्या कहें, महिलाओं की क्या मजबूरी है कि जो लोग जुमला कसती हैं। लेकिन मेरे साथ तो वही हुआ कि बगल का कलाकार अगर जुमला कस रहा है, चाहे जो कुछ भी कर रहा है, नाच रहा है, कूद रहा है, खेल रहा है, क्या क्या कर रहा है, हमको उससे नहीं मतलब है। हमको अपने गीतों से मतलब है। हमने कभी किसी का जवाब नहीं दिया, हमने पलटवार नहीं किया। इसलिए नहीं पलटवार किया कि वो पुरुष कलाकार हैं। अगर वो कुछ कर रहे हैं, अगर मैं उनके बातों का पलटवार करूँगी तो उस अगले वाले मंच के कलाकार को एक मौका मिलेगा हमें और नीचा दिखाने के लिए। तो हमने उनका जवाब ही नहीं दिया, सीधा अपने काम से मतलब रखा। तो यही तो लोगों को नहीं अच्छा लगता है मेरे बारे में। तो तमाम लोग बातें करते हैं कि ये ऐसे वैसे वैसे। और जो महिलाएं जुमले का जवाब जुमले से दे रही हैं, आज मार्केट में देखिए कि वो चल रही हैं, तो ये मतलब ये है कि अगर टारगेट सामने है जी, तो फिर रोचक दिखाई पड़ने वाला मुकाबला है, लेकिन वो मुकाबला दरअसल है नहीं। वो एक ही बात को दो लोग कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए, मंच पे हम हो या कोई कलाकार हो, यानी पति पत्नी बेड पे क्या करते हैं, हाँ, इस बात को सारी दुनिया जानती है। और जो हमें बुलाया है, मंच दिया है, इसलिए हमें दिया है, वो मंच दिया है, अच्छा व्यवस्था दिया है, माइक दिया है, पब्लिक दिया है, इसलिए न दिया है कि कुछ पब्लिक को संदेश जाए, कुछ अच्छी बात मिले। आखिर बेडरूम में पति पत्नी क्या करते हैं, उस बात को बोलने के लिए हमें मंच दिया है। तो ये जो अभी बिरहा के जो जगलर हैं जी, जो बिरहा के गैंगस्टर जिनको कहा जा सकता है, कि जो आयोजकों की एक पूरी कतार जो है वो रखते हैं अपने पास, और वो चाहते हैं कि इनको गंवाना, इनको नहीं गंवाना है। तो अगर उनके सामने कोई महिला गाने की चुनौती रखेगी तो शायद उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इसलिए संभवतः जो है वो हर गाने वाली महिला को उस दायरे से भाई देखिए, तमाम महिलाओं की बात नहीं करूँगी, लेकिन ये मेरी कोई मजबूरी नहीं रही है कि नहीं हम ऐसा करें कि हमारा कार्यक्रम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा। हमने कभी उस पर उसका वर्चस्व नहीं दिया है। हमने अपने स्वाभिमान पे वर्चस्व दिया है, क्योंकि मैं एक ऐसे बाप की बेटी हूँ कि मेरे पिता अधिकारी, माँ टीचर, भाई अधिकारी, यानी पूरा परिवार। कोई अब ये कहेंगे तो ये होगा कि अपने परिवार का ये बखान बता रही हैं। अब मेरा ऐसा लहजा नहीं है, मेरा बस सीधे सीधे मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि मेरा विचार ये है कि मेरा प्रदर्शन या मेरा गीत यूट्यूब के माध्यम से, चाहे मंच के माध्यम से, दूर दूर से गाँव जवार क्षेत्र के लोग जो हमें जानते हैं वो हमें देखें, हमें सुने, तो उसको प्राउड हो कि नहीं ये मेरी गांव की लड़की है, ये मेरी बुआ है, ये मेरी भतीजी है, ये मेरी बहन है। ऐसे प्राउड से वो खुलकर कहें कि नहीं ये मेरे घर की है। मैं ऐसा ना प्रदर्शन करूं कि मेरे जानने वाले लोग को शर्माना पड़े कि अगर कोई देख रहा है कि कौन है तो बताने में शर्माए कि नहीं मैं इनको जानता हूं, ये मेरे गांव की है, चाहे मेरी बुआ है, चाहे मेरी भतीजी है, चाहे तमाम रिश्तों में हम बंधे हुए हैं। तो मैं अपने पूरे परिवार को, गाँव क्षेत्र जवार को, सबको देख कर हमने शुरू से ही, जब से हमने बिरहा गाना शुरू किया तब से और अब तक ये मेरा ये विचार रहा है कि किसी को मेरे को लेकर किसी के भावनाओं को ठेस न पहुंचे। न कि मेरे मन में ये कभी रहा है कि नहीं आज मैं 10 कार्यक्रम गा रही हूँ तो मैं ऐसा कुछ बोलूँ, मैं पुरुष कलाकार के साथ ऐसा व्यवहार करूँ कि मैं 50 कार्यक्रम गाऊँ, इतना पैसा कमाऊँ। मेरा ये नहीं है, मैं 10 कार्यक्रम गाकर ही खुश हूँ। आजकल जो मंचों पर प्रस्तुतियाँ हो रही हैं, कभी आप सुनती हैं उसको तो कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है, लेकिन भाई हम क्यों कहें बताइए? ये सारे कहेंगे नहीं तो कौन कहेगा? क्या कहें बताइए? जो जिसके लिए कहेंगे वो खुद उसके लिए तैयार है। आज हमें वो तमाम लोग जिनको अगर हम कहना चाहते हैं तो वही लोग हमें कल वो बुरा कहेंगे कि ये हमको ऐसे बोल रही है, क्योंकि वो स्वेच्छा से तैयार हैं। भाई पुरुषों का गुलाम होने के लिए वो स्वेच्छा से तैयार हैं, क्योंकि हमें बिरहा गाना है, हमें समाज में रहना है, तो ये करना है। तो जब वो खुद तैयार है तो उनके बारे में मैं बोलूँ तो उनको बुरा लगेगा ना। तो बिरहा जैसी एक बड़ी चीज़ को उन्होंने विकृति के कगार पर पहुँचा दिया है जी। अच्छा एक चीज़ बताइए मुझे आप कि आप जब मिशनरी गायिका के रूप में प्रसिद्ध हो गई और अभी समय मिशनरी गायकों के खिलाफ है जी, माने हिंदुत्व का प्रसार हुआ जी, हिंदुत्व का मतलब जाति व्यवस्था और चातुर्वर्ण का प्रसार हो गया। अब ब्राह्मण कहता है कि वो श्रेष्ठ है और वो लगातार ही कहता रहा क्योंकि लोग जागृत नहीं थे, लोग मान रहे थे, लेकिन आज वो और तेजी से कह रहा है। आज तमाम सारे संवैधानिक अधिकारों में कटौती की जा रही है, उनको ख़त्म किया जा रहा है और बहुजन समाज की राजनीति लगभग हाशिए पर चली गई है।
तो ऐसे में आपकी गायकी का भविष्य क्या दिखता है आपको? गायकी का भविष्य देखिए मेरा बढ़ता दिख रहा है। मेरे समझ से मैं जितना काम कर रही हूँ मुझे ये एहसास हो रहा है कि नहीं, लोग उसको सुन रहे हैं और जागरूक हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कारवां बढ़ रहा है। मेरी गायकी कभी हाशिए पे नहीं जाएगी। हाँ, ये है। तो समाज में आपको जब कम लोग हैं सुनने वाले इस तरह के? नहीं, कम लोग नहीं है, बहुत लोग सुन रहे हैं। देखिए, भले बिरहा का मंच मेरा कम हो गया है, लेकिन ये बहुजन मूवमेंट से समझ लीजिए कि मेरा बहुत तेज़ी से बढ़ा है। जो बिरहा का एक एरिया है, एक टारगेट है, वो तो बहुत सीमित है, लेकिन जो बहुजन मूवमेंट से हमने गाना शुरू किया है तो मेरा विस्तार रेंज बढ़ गया है। मैं बहुत दूर दूर तक जा रही हूँ, 400-400 किलोमीटर, 500-500 किलोमीटर, यानी अप डाउन 1,000 किलोमीटर, 1200-1200 किलोमीटर मैं आना जाना करके गा रही हूँ, समाज को समझा रही हूँ। तो मेरे समझ से तो यही तो इसका मतलब दायरा बढ़ रहा है। दायरा बढ़ रहा है। तो ये अच्छी बात है कि तमाम नए माध्यमों के सहयोग से आपका जो रेंज है, आपकी जो रीच है, वो लगातार बढ़ी है, बढ़ रहा है, कम और नहीं आपके अपने पसंद के श्रोता आपको मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आगे आप बेहतर पारी खेलेंगी। तो जब बेहतर पारी खेलेंगी, आपके लिए एक मैदान मजबूत हो रहा है, तो पुराने मैदान पर गोले दागने में क्या बुराई है? पुराने मैदान में गोले दागने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इससे बिरहा के मंच से ज़्यादा हमें ये सामाजिक परिवर्तन और बहुजन मूवमेंट वाले हमें मंच मिल रहे हैं। मैं उस मंच से बहुत खुश हूँ, और ये भी इस मंच पे भी हमें लोग बुला रहे हैं, याद कर रहे हैं, जो हमें जान रहे हैं, जो पहचाने हुए हो तो बुला ही रहे हैं। और देखिए, एक बात और बताएंगे, बिरहा विभाग में भी आज हम भले बहुजन मूवमेंट से सट के काम कर रहे हैं, हम अपने मनुवाद को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, तब भी हमें सुनने वाले श्रोता हमें बुलाना चाहते हैं, हमें सुनना चाहते हैं, और बुला भी रहे हैं। थोड़ा सा इस बिरहा के मंच से मेरा कार्यक्रम जो थोड़ा सा नम हो रहा है, उसमें हमने आपको पहले ही कहा कि श्रोता उसका दोष नहीं है, बिरहा गाने वाले कलाकार दोषी हैं। वो र्यूमर फैला रहे हैं कि नहीं, अरे उनको मत बुलाइए, वो अब तो बिरहा नहीं गा रही हैं, वो तो ऐसे कर रही हैं, अब तो ये कर रही हैं। अच्छा, हाँ, बस ये। चलिए, अच्छी बात है कि आपके खिलाफ र्यूमर फैलाया जा रहा है, आप ज़्यादा मजबूत गायिका। और हम दर्शकों से ये निवेदन करेंगे कि ये अफवाहों पे आप लोग ध्यान न दें, क्योंकि मैं बिरहा गा रही हूँ और अभी बिरहा गाऊंगी। ये नहीं है कि नहीं, मैं बिरहा गा रही थी, गा रही हूँ, अभी गाऊंगी। लोग ये गलत र्यूमर फैला रहे हैं। बिरहा का मंच मैं संभाल रही हूँ। सरोज जी, आपने बहुत सारे गाने गाए हैं, बहुत सारे जो चरित्र हैं सामाजिक तौर पर जिनकी भूमिका है, जिनसे हम प्रेरित होते हैं, उनके ऊपर आपने गाया है। लोकगीत भी गाए हैं, बिरहा भी गाए हैं, और मैं चाहूँगा कि कुछ अंश अपने बिरहों का आप सुनाइए, एक आध लोकगीत सुनाइए, ताकि लोगों को अंदाजा हो सके कि हम गाते हैं। हाँ आप तो गाती ही हैं, लेकिन आप जानते, गीतें तो हमने बहुत गाया है, जो कि यूट्यूब पे आप लोग सुनेंगे तो उसमें तमाम गीतें मिलेंगी। फूलन देवी का, रमाबाई का, उदापासी का, जो कि हमने पहले भी बताया कि नंगेली के बारे में हमने गाया है। तमाम गीतें हमने गाया, और बिरहा में कितना गाऊं, जितना गाऊंगी उतना कम होगा, तो मैं फिर उधर नहीं जाऊंगी। मैं आपको, जब मैं पढ़ रही थी, स्टूडेंट लाइफ मेरा जब चल रहा था, तो उस समय मैं ये गीत गाती थी। वो गीत लोगों को बहुत लोग पसंद करते थे, और ख़ास रूप से जो मेरे भैया हैं, हम एक ही भाई बहन हैं, और मेरे भैया वो हमसे बड़े हैं, वो उस गीत को जब मौका मिलता है तब हमसे कहते हैं कि नहीं, ज़रा वो वाली गीत सुना दो। उसी गीत को मैं सुनाकर अपने बातों को विराम दूंगी। हमने गाया था, क्या गाया था कि डोले बिरछिया की पाती, पवन उत्पाती अंगनवा, डोले बिरछिया की पाती, पवन उत्पाती अंगनवा, फूलवा के कलियन पे डोले भंवरवा, अब बसिया बजावे रामा सझिया सवेरवा, कोहू की आधी राती, पवन उत्पाती अंगनवा।
डोले बिरिछी या की पाती, पवन उत्पाती अंगनवा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। और मुझे लगता है आपके पास बहुत कुछ कहने के लिए है जी जिसको तमाम सारी सीमाओं और मर्यादाओं में बांधकर आप नहीं कह रही हैं, लेकिन कहना चाहिए। जी जब लोग कहेंगे, जी अन्याय के खिलाफ जब अन्याय के केंद्र से आवाज़ उठेगी तब न्याय की शुरुआत भी नहीं, होगी। हम तो कह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं और कह भी रहे हैं। आप ये मत कहिए कि आप दब रही हैं। मेरे दबने का कारण कि जिसके लिए मैं आवाज़ उठा रही हूँ वही मेरा साथ नहीं दे रहा है, इसलिए हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसको इनडायरेक्टली कहना पड़ रहा है। नहीं तो जिसके लिए मैं आवाज़ उठाना चाहती हूँ मेरा खुल के सपोर्ट करे, वो भी मेरे कदम से कदम मिला के चले, तो उसमें कोई गुरेज नहीं है। मैं तो किसी से डरने वाली नहीं हूँ। लेकिन आज ये जो बिरहा में जो कुछ भी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं कुछ लेकिन है, कुछ कारण है, और जिसके लिए मैं बोलूँगी वो खुद मेरा साथ नहीं देगा या देगी, यही बात तो है। तो आपने देखा अभी सरोज त्यागी जी को, जो मिशन की गायिका हैं, बहुजन समाज की बेटी हैं, और उन्होंने बहुजन समाज के उत्थान के लिए, उसमें चेतना फैलाने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया है। और तमाम विपरीत परिस्थितियों में वे अपने लिए सही मुकाम बनाने में कामयाब हुई हैं। उनकी एक उर्वर ज़मीन है और उनका एक बड़ा दायरा है, उनकी एक ऑडियंस है, और वो लोगों के बीच में उसी तरीके से काम करना चाहती हैं जिस तरीके से उन्होंने शुरू किया था। सरोज जी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।